ये कहानी एक प्यारी सी लड़की की है जो एक खूंखार सन की बुढ़े से बचने और अपनी जान की सलामती के लिए भाग रही थी। घने जंगल में फंसी ये लड़की ना जाने कब मौत के इतने करीब पहुंच जाती है, उसे पता ही नहीं चलता। हर मोड़ पर उसे लगता है कि अब वो बचने वाली नहीं है। कदम कदम पर खतरा मंडरा रहा है और कोई भरोसा नहीं कि अगले पल क्या होगा। लेकिन ये सन की बुढ़ा इस प्यारी सी लड़की से क्या चाहता है, क्यों वो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा है, ये देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इशिता और कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम वेड है। वो अपनी बाइक से जंगल के बीच रास्ते से जाते हुए एक पेट्रोल पंप पर पहुंचता है। वहां अपनी बाइक में पेट्रोल डालने के बाद उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो अपने डॉग को डांटकर उसे चुप करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर वेड बिना कुछ कहे उस आदमी के पास जाता है और अपनी गन निकालकर उसे शूट करके मार देता है। पास में एक कपल भी बैठा हुआ था तो वो उन्हें भी गोली मारकर वहीं ढेर कर देता है। वहाँ पर एक और भी लड़की थी जो ये सब देखकर डर के मारे छिप रही थी, लेकिन वेड उसे कुछ नहीं करता और फिर अपनी बाइक लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब एक आदमी ने अचानक इन लोगों को क्यों और किस लिए मारा, ये हमें जल्द ही पता चल जाएगा। कहानी बहुत ही सस्पेंसफुल होने वाली है, इसलिए बिना मिस किए देखते रहिए। इसके बाद कहानी हमें मिरांडा नाम की एक लड़की से मिलवाती है। दरअसल जब भी मिरांडा को पैनिक अटैक आते हैं तो वो पेड़ों पर चढ़ जाती है क्योंकि इससे उसे थोड़ी राहत मिलती है। मिरांडा की मॉम का नाम जेनी है जो इस वक्त प्रेग्नेंट है। मिरांडा के असली डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे क्योंकि उन्होंने खुद अपनी जान ले ली थी। इसके बाद जेनी ने एडी नाम के एक अच्छे आदमी से शादी कर ली है जो अब पूरे परिवार का ध्यान रखता है और एक अच्छा पिता बनने की कोशिश कर रहा है। एडी मिरांडा को बाहर घुमाने के लिए ले जाना चाहता था, लेकिन जब जेनी मिरांडा के कमरे में जाती है तो वो वहाँ नहीं मिलती। उसे पता चलता है कि मिरांडा फिर से पेड़ पर चढ़ गई है। फिर वो एडी से कहती है कि तुम उसे नीचे बुलाओ क्योंकि वो तुम्हारी ही बात सुनेगी। जिसके बाद एडी मिरांडा को प्यार से नीचे लाता है और उसे कार में बिठाकर बताता है कि वो दोनों एक साथ घूमने जाने वाले हैं। मिरांडा की मॉम उसका फोन देती है और साथ ही एक दवाई देकर कहती है कि इसे सही समय पर लेना मत भूलना। इसके बाद एडी और मिरांडा गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। रास्ते में एडी उसे समझाता है कि वो मिरांडा और उसके परिवार से बहुत प्यार करता है और जेनी का हमेशा ख्याल रखेगा। फिर बीच रास्ते में वो एक गैस स्टेशन पर वॉशरूम के लिए रुकते हैं। एडी वॉशरूम कर ही रहा होता है कि तभी वेड नाम का वही आदमी भी पहुंच जाता है और एडी से पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है, तो एडी बता देता है कि वो घूमने जा रहे हैं। फिर वॉशरूम के बाद एडी मिरांडा को लेकर वहाँ से निकल जाता है। उधर घर पर मिरांडा की छोटी बहन एमिली एग्जाम देकर कॉलेज से लौट आती है और अपनी मॉम के कामों में मदद करने लगती है। लेकिन वही एडी और मिरांडा काफी दूर जाने के बाद एक जगह रुककर बात कर रहे थे। तभी वेड गाड़ी के पास आकर रुकता है और फिर अपनी गन निकालकर उन्हें डराता है। ये देखते ही एडी घबराकर गाड़ी तेजी से भगाने लगता है, लेकिन वेड उनके पीछे पड़ जाता है और गाड़ी पर फायर कर देता है। एक गोली एडी को लग जाती है जिससे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद एडी अपनी बेटी से कहता है कि वो जल्दी से जंगल की तरफ भाग जाए और अपनी जान बचाए। मिरांडा के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो डर के मारे भागती है और जंगल के अंदर चली जाती है। इस बीच वेड एडी के पास आता है और उसे 2-3 गोलियां मारकर उसकी पूरी तरह जान ले लेता है। वहीं जंगल में मिरांडा इधर उधर भाग रही होती है, उसे नहीं पता कि वो इस जंगल में कहां जाए। दूसरी तरफ वेड गाड़ी में बैठकर सैंडविच खाते हुए एडी के फोन में जेनी की तस्वीरें देखता है। जेनी की खूबसूरती को वो बुरी नीयत से देखता है और फिर उसी फोन से जेनी को एक मैसेज भी भेज देता है ताकि जेनी को लगे कि एडी ही मैसेज कर रहा है। उधर पुलिस उस पेट्रोल पंप पर पहुंचती है जहां वेड ने 3 लोगों को मारा था। वहां एक लड़की बताती है कि एक आदमी अचानक आया और 3 लोगों को मारकर बिना कोई बात किए यहाँ से चला गया। अब पुलिस इस खतरनाक किलर को ढूंढने में लग जाती है। इधर जंगल में मिरांडा काफी दूर आ चुकी होती है, उसका फोन भी नेटवर्क से बाहर होता है, इसलिए वो थककर एक जगह बैठ जाती है। लेकिन वेड उसे ढूंढते हुए आकर एकदम उसके पास पहुंच जाता है और उसे मदद की पेशकश करता है। मिरांडा डर जाती है और उसकी आंख में मिट्टी देकर वहां से भागने लगती है। भागते हुए जाकर एक ढलान से गिर भी जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती और वहां से आगे बढ़ जाती है। फिर एक जगह जाकर उसे थोड़ा बहुत सिग्नल मिल रहा था तो वो पुलिस को कॉल करके बताने लगती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है, लेकिन नेटवर्क खराब होने की वजह से उसकी बात पूरी नहीं हो पाती और लाइन कट जाती है। फिर वो अपनी मॉम को कॉल करती है ताकि मदद मांग सके, लेकिन उसकी मॉम अवेलेबल नहीं थी, इसीलिए वो वॉइसमेल छोड़ देती है। वो अपनी मॉम को बताती है कि वो जंगल के बीच फंसी हुई है और एक किलर ने डैड को मार डाला है। उसने पुलिस को भी कॉल किया था, लेकिन जंगल के बीच नेटवर्क नहीं है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वॉइसमेल छोड़ने के बाद वहाँ से आगे बढ़कर वो एक नदी के किनारे पहुँचती है और पानी से अपने जख्मों को साफ करने लगती है। लेकिन तभी उसे अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो समझ जाती है कि वो किलर अब उसके बहुत करीब आ चुका है। वो डर के मारे जल्दी से भागने लगती है और एक जगह जाकर छुप जाती है। इसी दौरान हम 2 रेंजर्स को देखते हैं जो जंगल में आए
थे, लेकिन वेड अचानक उनके सामने आकर इन दोनों को भी गोली मार देता है। अब वेड को भनक लग चुकी थी कि मिरांडा कहीं आसपास ही है और मिरांडा कुछ ही दूरी पर एक पेड़ के पीछे छिपी हुई थी। वो 911 को कॉल करके बताती है कि एक किलर उसके पीछे पड़ा हुआ है, उसके हाथ में गन है और वो जंगल के बीच फंस गई है। इसके बाद वेड की नजर पड़ने से पहले मिरांडा अपनी जान बचाकर वहाँ से दौड़ने लगती है। इसी बीच हम देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले एडी की गाड़ी तक पहुँच चुके हैं। उन्हें वहाँ एडी की लाश मिल जाती है, जिसे बहुत बेरहमी से मार दिया गया था। ये सब देखकर पुलिस को समझ में आ जाता है कि पेट्रोल पंप पर हमला करने वाला और एडी को मारने वाला शायद एक ही किलर है, क्योंकि दोनों जगहों पर एक ही बाइक के टायर के निशान थे। लेकिन वो नोटिस करते हैं कि एडी का एक अंगूठा गायब है और उसका फोन भी उसके पास नहीं है। उन्हें शक होता है कि किलर शायद जंगल की तरफ भागा है। वहीं भागते हुए मिरांडा काफी दूर जाने के बाद टॉड नाम के एक लड़के से टकरा जाती है और उसे बताती है कि एक किलर मेरे पीछे पड़ा है और उसने मेरे स्टेप डैड को भी मार दिया है, हमें यहाँ से जल्दी भागना चाहिए। फिर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और टॉड मिरांडा को लेकर अपने मॉम डैड के पास आता है। मिरांडा उन्हें सारी सच्चाई बताती है और कहती है कि हमें यहाँ से जल्दी भागना चाहिए। ये सुनकर वो लोग उसे शांत करते हैं और फौरन पुलिस को कॉल कर देते हैं। लेकिन इस बीच वेड वहाँ भी आ पहुँचता है और टॉड की मॉम को गोली मार देता है। ये देखकर मिरांडा डर के मारे वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वेड एक एक करके बाकी लोगों को भी गोली मार देता है और मिरांडा किसी तरह वहाँ से जान बचाकर निकलने में सफल हो जाती है। इसके बाद हम जेनी को देखते हैं, जो अब तक इन सबसे अनजान थी, लेकिन जब वो अपनी बेटी की वॉइसमेल सुनती है तो वो घबरा जाती है और समझ जाती है कि उसकी बेटी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। वो एमिली को भी वॉइसमेल सुनाती है और तभी एक पुलिस ऑफिसर भी उनके घर पहुंच जाता है। ऑफिसर उन्हें बताता है कि एडी की लाश मिल गई है, जिसे किसी ने मार डाला है। ये सुनकर जेनी बताती है कि उसकी बेटी अभी भी खतरे में है और वो किलर उसके पीछे पड़ा है। पुलिस वाले किलर का एक स्केच बनवा चुके थे, जिसे दिखाकर ऑफिसर पूछता है कि क्या आप इस आदमी को पहचानती हैं? लेकिन जेनी और एमिली ने इसे कभी भी नहीं देखा था। तो ऑफिसर कहता है कि हम जितनी जल्दी हो सके मिरांडा को ढूंढ निकालेंगे, तब तक आप में से किसी एक को पुलिस स्टेशन चलना होगा। इस पर एमिली पुलिस के साथ चली जाती है और अब घर में सिर्फ जेनी अकेली रह जाती है। इसके बाद जेनी अपने फोन पर मैसेज चेक करती है और उसे पता चलता है कि उसे मैसेज करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही किलर है, यानी एडी का फोन अब भी वेड के पास है। इस बात को जानकर जेनी उस किलर को कॉल करती है। इधर वेड को दिखाया जाता है, जो जंगल के बीच टॉड के फैमिली को मारने के बाद अब वहाँ अकेले बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी उसके फोन पर जेनी का कॉल आता है। तो शुरू में वो कॉल इग्नोर कर देता है, लेकिन बार बार कॉल आने पर वो कॉल उठा लेता है। हालांकि वो कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन जेनी उससे बातें करने लगती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने मेरे पति को मार डाला और अब मेरी बेटी के पीछे पड़े हो। प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो, वो बहुत छोटी है। जो भी तुम चाहोगे हम तुम्हारे लिए करेंगे। लेकिन वेड कुछ भी बिना बोले चुपचाप सुनता रहता है। इसी दौरान हमें मिरांडा भी दिखाई देती है, जो यहाँ आस पास ही मौजूद थी। वो अपने फोन की लोकेशन ऑन करती है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड का फोन भी आसपास ही है, क्योंकि वेड के पास एडी का फोन था, इसलिए वो उसी की ओर बढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ जेनी रोते हुए वेड से बातें कर रही होती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम असली किलर जैसे नहीं लगते और शायद तुम मेरी बच्ची को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए प्लीज उसे छोड़ दो। लेकिन तभी मिरांडा चुपके से वेड के पास पहुंचती है और धीरे धीरे पीछे से आकर उसका बैग चुराकर भाग जाती है। वेड कॉल काट देता है और देखता है कि उसके फोन की लोकेशन ऑन हो चुकी है। गुस्से में वो जेनी को वापस कॉल करके कहता है कि तुम मुझसे गेम खेल रही हो, लेकिन तुम्हारी बेटी को अब मरना ही पड़ेगा। ये सुनकर जेनी रोने लगती है कि प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करना, लेकिन वेड कॉल काट देता है। इसके बाद जेनी फौरन पुलिस को कॉल करती है और बताती है कि उसने अभी अभी किलर से बात की है। किलर के पास एडी का फोन है और वो पुलिस से रिक्वेस्ट करती है कि मेरी बेटी की लोकेशन ट्रैक करो। तो पुलिस वाले उसे भरोसा दिलाते हैं कि वो इस मिशन पर काम कर रहे हैं। अब हम मिरांडा को देखते हैं, जो जंगल के बीच एक चट्टान के ऊपर जाकर बैठ जाती है। वहाँ पर नेटवर्क मिल रहा था, इसलिए वो अपनी माँ को कॉल करती है और बताती है कि वो यहाँ फंस गई है और जंगल के बीच कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि उसे अब क्या करना चाहिए। उसकी माँ उसे समझाती है कि घबराने की जरूरत नहीं है, बस किसी तरह उस किलर से छुपी रहो। पुलिस तुम्हारे फोन को ट्रैक कर रही है, इसलिए बैटरी भी बचा कर रखना। लेकिन तभी मिरांडा का मोबाइल भी ऑफ हो जाता है। इसके बाद जेनी लैपटॉप पर उस किलर के बारे में सर्च करने लगती है और उसे पता चलता है कि उस आदमी का नाम वेड बेनेट है, जो पहले स्टूडेंट्स को कोचिंग दिया करता था। इधर जंगल में मिरांडा को टॉड मिल जाता है, जो घायल हालत में था। वो बताता है कि उसे गोली लगी थी, लेकिन किसी तरह अपनी जान बचाकर वो भाग निकला था। फिर दोनों वहाँ से निकलकर कुछ दूर एक सेफ जगह पर बैठ जाते हैं। टॉड बताता है कि उसके पास उसकी माँ का बैग है, उसमें से एक चॉकलेट मिलती है जिसे दोनों खा लेते हैं। मिरांडा काफी डरी हुई थी, तो टॉड उसे दिलासा देता है कि अब वो दोनों सुरक्षित हैं। वो बताता है कि वो अपने मम्मी पापा के साथ अक्सर यहाँ कैंपिंग के लिए आया करता था और शायद आसपास कोई पुलिस स्टेशन या दुकान जरूर होगी, लेकिन अंधेरे में ढूंढना
ढूंढना सेफ नहीं होगा, इसलिए उन्हें सुबह तक यहीं रुकना पड़ेगा। इसके बाद दोनों वहीं सो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एमिली अपने दोस्तों के साथ जंगल में आ चुकी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि पुलिस बहुत स्लो काम कर रही है। वो सब मिलकर मिरांडा को चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें मिरांडा का एक लॉकेट मिलता है और ये वही जगह थी जहाँ टॉड अपने मम्मी पापा के साथ कैंपिंग के लिए रुका हुआ था। फिर उन्हें टॉड के मम्मी पापा की लाश भी दिखाई देती है। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ पुलिस को भी पता चल चुका था कि 2 रेंजर्स को भी किलर ने मार दिया है। अब कहानी जेनी की तरफ शिफ्ट होती है, जो अब भी लैपटॉप पर वेड की वीडियोस देख रही थी। और यहाँ हमें वेड के पास्ट के बारे में पता चलता है कि वो कैसे एक साइको बन गया था। एक दिन क्लास के बाद जब वो अपनी कार से घर लौट रहा था, तो उसने देखा कि उसके घर के सामने एक बाइक खड़ी है। फिर जब वो अंदर जाता है तो उसे शराब के साथ 2 ग्लास और एक अजनबी आदमी की जैकेट दिखाई देती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। जैकेट में एक गन भी थी, जिसे उठाकर वो गुस्से में बेसमेंट की तरफ जाता है और वहाँ अपनी पत्नी और उस आदमी को शूट करके मार डालता है। फिर बाहर निकलते समय उसकी एक पड़ोसन गुस्से में उससे बात करती है कि तुम्हारे अजीब दोस्त हर दिन यहाँ आते हैं और लाउड म्यूजिक बजाकर मुझे परेशान करते हैं। अब मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। ये सुनकर गुस्से में वेड उसे भी गोली मार देता है और फिर उस आदमी की बाइक लेकर वहाँ से निकल जाता है। यहीं से उसके लोगों को मारने का सिलसिला शुरू हुआ था। वो अपनी पत्नी की बेवफाई से एकदम पागल और साइको बन चुका था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ सुबह होने पर मिरांडा उठती है, लेकिन जब वो टॉड को पुकारती है तो वो नहीं उठता। वो समझ जाती है कि टॉड की मौत हो चुकी है। इससे वो बहुत दुखी होती है, लेकिन वो भी मजबूर थी। इसके बाद वो उसकी माँ का बैग एक ऊंचे टहनी पर टांग देती है ताकि पुलिस को उसका पता चल सके। लेकिन तभी अचानक उसे पैनिक अटैक आने लगता है। उसका सर घूमने लगता है और उसे हेलुसिनेशन होने लगती है। तभी उसे अपने असली पिता दिखते हैं, जिन्होंने कभी खुद की जान ले ली थी। फिर उसे अपने स्टेप फादर भी दिखाई देते हैं, जो जख्मी हालत में उसे चिल्लाकर भागने के लिए कहते हैं। ये सब देखकर मिरांडा बुरी तरह डर जाती है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में मिरांडा की बहन एमिली को एक ऑफिसर बताता है कि मिरांडा की आखिरी लोकेशन जंगल के ईस्ट साइड में मिली है। अब उन्हें उम्मीद है कि वो वहीं कहीं आसपास होगी। इसके बाद एमिली और उसके दोस्त भी पुलिस के साथ जंगल के ईस्ट की तरफ निकल जाते हैं। इधर मिरांडा होश में आकर किसी तरह एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ने लगती है, क्योंकि टॉड ने कहा था कि यहाँ कहीं आसपास कोई दुकान या पुलिस स्टेशन जरूर होगा। और सही में पेड़ की ऊंचाई से उसे थोड़ी दूर एक दुकान नजर आती है। अब उसे पता चल जाता है कि वो बचाव के करीब है। वो जल्दी से पेड़ से उतरती है और उस दुकान की तरफ तेजी से दौड़ने लगती है। दुकान पर पुलिस और एमिली के सारे फ्रेंड्स पहले से पहुंच चुके थे और वो प्लान बना रहे थे कि किस दिशा में ढूंढना है। तभी मिरांडा की आवाज सुनाई देती है, जो हेल्प चिल्लाते हुए उनकी तरफ बढ़ रही थी और जंगल से बाहर आ रही थी। पुलिस को लगा कि शायद किलर उसके पीछे आ रहा है, इसलिए सब अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर पता चलता है कि मिरांडा के पीछे एक पुलिस वाला था, जो उसे ढूंढते हुए आया था। फिर एमिली भी उसकी तरफ दौड़ती है और मिरांडा को गले लगा लेती है और इस तरह मिरांडा सुरक्षित बच जाती है। दूसरी तरफ हम जेनी को देखते हैं, जो घर में थी। तभी डोरबेल बजती है, लेकिन दरवाजा खोलते ही वो वेड को देखकर डर जाती है। इसके बाद वेड उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और जेनी के फोन से एमिली को कॉल करता है और बहाना बनाता है कि जेनी को लेबर पेन हो रहा है, इसलिए वो जल्दी घर आ जाएं। ये सुनकर एमिली मिरांडा को लेकर जल्दी घर लौटती है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वेड पहले से घर के अंदर मौजूद है। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, वेड उन्हें गन पॉइंट पर बैठा देता है और धमकी देता है कि वो कई लोगों को मार चुका है और इन्हें मारने में भी उसे बस कुछ सेकंड लगेंगे। फिर वो तीनों के हाथ पकड़कर एक साइको की तरह प्रार्थना करने लगता है। वो गॉड का शुक्रिया अदा करता है कि इतने वायलेंस के बावजूद भी गॉड ने उसे बचा लिया और अब 3 खूबसूरत लड़कियां भी उसके पास हैं। इसी दौरान मिरांडा चुपके से अपनी जेब से चाकू निकाल लेती है। फिर वेड इन्हें ड्रिंक्स सर्व करते हुए कहता है कि मिरांडा को देखकर उसे अपनी पत्नी की याद आती है, जिसे उसने बेवफाई के चलते मार डाला था। ये सुनकर मिरांडा गुस्से में बोलती है कि शायद इसलिए तुम मेरा पीछा कर रहे थे और इसी वजह से तुम एक बेरहम साइको बन चुके हो। ये कहते ही मिरांडा चाकू से वेड की हथेली में वार कर देती है और फिर तीनों मिलकर वेड पर हमला कर देती हैं। लेकिन वेड बहुत ताकतवर था। वो एमिली और मिरांडा को दूर फेंक देता है और जेनी को भी धक्का मारता है। फिर जैसे ही वो मिरांडा पर चाकू से हमला करने वाला होता है, तभी जेनी गन उठाकर उसे निशाने पर ले लेती है। लेकिन वेड को लग रहा था जेनी शूट नहीं करेगी, इसलिए वो मिरांडा पर हमला करने ही वाला था कि जेनी उसे शूट कर देती है, जिससे वेड वहीं मर जाता है और इस तरह तीनों माँ बेटी सुरक्षित बच जाती हैं। अब कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि एमिली अपने डैड को याद करते हुए दुखी बैठी थी। तभी मिरांडा अपनी माँ के पास आती है
है और कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। फिर एमिली भी पास आती है और तीनों गले लगकर बहुत रोते हैं। जेनी कहती है कि बहुत मुश्किलों के बाद हम फिर से एक हो पाए हैं, अब हमें एक साथ रहना है। इसी दौरान अचानक जेनी को लेबर पेन शुरू हो जाता है तो दोनों बेटियां उसे हॉस्पिटल ले जाने लगती हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी ने हमें ये सिखाया कि जब भी हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। चाहे हालात जैसे भी हों, हिम्मत करके सही फैसला लेकर हम किसी भी डर को हराकर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जिंदगी के किसी भी लड़ाई में सही समझ और हिम्मत सबसे बड़ा हथियार होता है। और सबसे जरूरी बात, किसी भी हालात में हमें अपनी सुरक्षा के बारे में हमेशा सोचते रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी डर ही हमें वो ताकत देता है जो हम सोच भी नहीं सकते। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी।